Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 1st January 2024 and I wish you all a very happy new year. आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल है, नया दिन है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस नए दिन में द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें हमारे लिए कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप स्टार्टिंग का जो पेज देखेंगे, हमारा जो फ्रंट पेज है, यहाँ पर हमारी 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती हैं। हम 3 नहीं कहेंगे यहाँ पर, स्पेशली जो हमारी ये 2 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो आपकी न्यूज़ है फर्स्ट वाली, यूएस नेवी सिंक्स 3 हाउथी वेसल्स, ये आपका नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे जहाँ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपकी सेम न्यूज़ है। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, लोकेशन बेस्ड आपकी एक क्वेश्चन निकलता है। क्या एक लोकेशन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन निकलता है कि रेड सी और उसके आसपास का जो भी आपका एरिया है उसके बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ये हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल, आधार लिंक पेमेंट मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। अब देखिए ये जो इशू है मनरेगा वर्कर्स का, इसमें क्या हुआ है आपका कि जो आधार लिंक पेमेंट है ना, अब क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया आपके मनरेगा वर्कर्स के लिए। अब हमें इसमें यहाँ पर क्या समझना है, मनरेगा, व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आप सभी को इसके बारे में यहाँ पर पता होगा। ये कब आती है आपके 2005 में। एक्चुअली होता क्या है, 1990s की बात है। 1990s में जब इंडिया में क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। क्या होता है आपका, एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। एलपीजी रिफॉर्म आया, फिर अब ये कहा गया कि जो रूरल इकॉनमी है वहाँ पे किस तरीके से हम हमारी इकॉनमी को बूस्ट करें, वहाँ पर कैसी सारी चीज़ें लेकर आए। तो उसके लिए यहाँ पर आइडिया मतलब कि सोचा गया कि हमें कुछ रिफॉर्म करना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। फिर दूसरा यहाँ पर इशू क्या हो रहा था, सबसे बड़ा जो हम बात कर रहे थे, जो रूरल इकॉनमी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। रूरल में आपका एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हुआ। दूसरा यहाँ पर रूरल जब एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का जब ये प्रॉब्लम होता है, ये क्या बनता है आपका, एक पुश फैक्टर बनता है माइग्रेशन के लिए। क्या बनता है आपका, माइग्रेशन के लिए एक पुश फैक्टर बनता है। और अर्बन एरिया में लोग क्या करने लगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके जाने लगे। अब अर्बन एरिया में इतना ज़्यादा तो रिसोर्स है नहीं कि वो अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, और रूरल एरिया से जो पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं माइग्रेट होकर, उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवा पाए। दूसरा यहाँ पर ये हुआ। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो रूरल एरिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी इसके कारण क्या होने लगी, आपकी डिटेरोइट होने लगी। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो सारे हमारे इशूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2005 में आपका क्या आता है, नरेगा आता है। क्या आता है आपका, पहले नरेगा आता है। इसका नाम जो रहता है वो होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उसके बाद इसमें लास्ट में कुछ दिनों बाद एमजी को ऐड कर दिया जाता है, महात्मा गांधी इसमें ऐड किया जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इतना आपको क्लियर हुआ। इससे क्या हुआ, इसमें मेनली ये है कि हम 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, आपको 100 दिन के लिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। तो यहाँ पर जो आपका अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर लेबर की जरूरत है, आपका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, हैंडपंप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है रूरल एरिया में। तो ये जो आपका अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, इसके लिए यहां पर क्या होगा, अगर आप एडल्ट है, एडल्ट मतलब आप 18+ हैं, और अगर आप काम की डिमांड कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, आपको 100 डेज का, हर साल का ये है कि 100 डेज में आपको यहाँ पर 100 दिन का आपको काम दिया जाएगा। ओके, सो ये सारा चीज हुआ। उस स्कीम के अंडर हमने ये देखा कि डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, कि मतलब अगर आप डिमांड करेंगे तो गवर्नमेंट के पास, यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, आपको काम देना ही देना होगा। उसके बाद ये होता है इसमें कि एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डिमांड की मांग की कि मतलब हमें यहाँ पर काम की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ काम ही नहीं है कि हम आपको दे सके। तो इस पर क्या होता है कि अगर आपने काम की डिमांड कर दी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 15 डेज के अंदर, विद इन 15 डेज यहाँ पर मैंडेट हो जाता है ग्राम पंचायत के ऊपर कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपने जो यहाँ पर डिमांड करी है एम्प्लॉयमेंट की, उसका आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आपको क्लियर हुआ, मतलब आपने यहाँ पे काम की डिमांड करी लेकिन काम है ही नहीं, यहाँ पर ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास काम है ही नहीं, तो उनको क्या करना होगा, आपने डिमांड करी है तो आपने जो डिमांड करी है उसके लिए आपको वहाँ पर वेजेस दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हुए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ आपका जो रूरल एरिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो यहाँ पर इम्प्रूव हुई। साथ साथ यहाँ पर जो रूरल एरिया में लोग रह रहे थे वो इम्प्रूव हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ।
है ना। रूरल एरिया में क्या होने लगा, हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ। थर्ड, इसमें क्या होता है, जो माइग्रेशन है वो यहाँ पर रुका। जो माइग्रेशन इतने लार्ज लेवल पर हो रहा था आफ्टर द LPG रिफॉर्म, तो यहाँ पर क्या होता है, वो माइग्रेशन भी आपका रुका। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे जो लाइवलीहुड है रूरल एरिया का, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा इनहेंस हुआ, अच्छा हुआ। ओके, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सबसे पहली बड़ी जो प्रॉब्लम थी, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। करप्शन कैसा हो रहा था, जो आपका मिडमैन होता है, आप लोगों ने मिडमैन का नाम सुना होगा। इसमें मेनली जैसे कि आपका ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत में जो पंचायत है, आप कह सकते हैं मुखिया जो होते हैं, हेड जो होते हैं, वो क्या करने लगे, अपने फैमिली मेंबर्स से उनका जो मनरेगा कार्ड है वो इशू करवाने लगे। और भले वो काम करें या ना करें, उनको यहाँ पर हाथ में वेजेस मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, ठीक है। और जिसको एक्चुअल में काम की यहाँ पर जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी, वो उनको वहाँ पर वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी। तो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था, करप्शन का आ रहा था। दूसरा यहाँ पर इशू आ रहा था किसका, अटेंडेंस का। किसका, कि यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो नहीं लग पा रही थी। पहले क्या होता था, थंब प्रिंट, जैसे कि आप एम्प्लॉय मतलब कि इलिटरेट हैं, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते थे, अपना थंब इम्प्रेशन दे सकते थे, मतलब आप जो अंगूठा लगाते हैं, या फिर जो लोग साइन कर सकते हैं वो साइन कर सकते थे। तो ये अटेंडेंस का बहुत बड़ा यहाँ पर इशू आता था। इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट क्या लेकर आती है, गवर्नमेंट यहाँ पर आपका ऑनलाइन डिजिटल यहाँ पर अटेंडेंस की बात करती है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका डिजिटल अटेंडेंस होगा। आपके साइट पर ही यहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं उनको डिजिटली फोन के थ्रू वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस देंगे। पहला ये इशू मतलब क्यों सॉल्यूशन लेकर आए। दूसरा, उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। और डायरेक्टली जो भी आपके वेजेस हैं वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ये दूसरा सॉल्यूशन लेकर आया गया। अब देखिए, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर हम इसकी एक्चुअल रियलिटी देखते हैं, डिजिटल वाली जो बात हमने कही कि डिजिटल यहाँ पर क्या होगा, अटेंडेंस लगेगी, तो दूसरा यहाँ पर इसके साथ इशू ये अटैच हो जाता है कि पहली बात तो यहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं होता इतना ज़्यादा। नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि हर एक पर्सन के पास यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, सबसे बड़ा इशू आता है। सेकंड, इसमें क्या इशू आ जाता है, जिसमें हमने बात करी जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो आपके वेजेस हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके अकाउंट में जाएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनके पास यहाँ पर अगर जो उनका आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है, वो लिंक नहीं करवा पाए किसी इशू की वजह से, है ना। तो वो है, मतलब उनको काम कर रहे हैं लेकिन उनको वेज जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए इसकी बात की जा रही है कि 34.8% ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर एंड 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर विल स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर द न्यू पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो न्यू पेमेंट सिस्टम आया है, जिसमें आधार लिंक को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर द मनरेगा वर्कर्स, इसमें 34.8% यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बट उसमें से 12.7% ही एक्टिव वर्कर्स हैं और वो भी अभी भी एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि 7.6 करोड़ जॉब कार्ड्स अब तक यहाँ पर अप्रैल 2022 में यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। सो ये थोड़ा सा इशू हमारे लिए बनता जा रहा है। और अभी यहाँ पे द 5th एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन टू मेक द सिस्टम मैंडेटरी गिव द स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू रिकनसाइल डैशबोर्ड एंडेड ऑन संडे। तो यहाँ पर 5th एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी कि जल्द से जल्द जितने भी मनरेगा वर्कर्स हैं वो क्या करें, अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करें। तो यहाँ पर ये जो 5th एक्सटेंशन था वो अब यहाँ पर संडे को 31 दिसंबर को ये क्या हो चुका है, आपका ओवर हो चुका है, एंड हो चुका है। अब जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्या किया जाएगा, पेमेंट होगा पेमेंट में। और जो लोग यहाँ पर छूट गए हैं तो वो ये छूट ही गए हैं। ओके, इसमें एक और इशू आ रहा था सेंटर और स्टेट के बीच में कि जो मनरेगा वर्कर्स से उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? स्टेट ने ये कहा कि सेंटर से यहाँ पर जो है आपका फाइनेंस का एलोकेशन नहीं हो रहा है ना, पैसे एलोकेट नहीं किए जा रहे, नहीं दिए जा रहे हैं। और सेंटर यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पे स्टेट के द्वारा ऐसा नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा इशू भी बना हुआ है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक हो जाता है क्योंकि आपने अगर 2023 को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा हर 2 दिन बाद आपको मनरेगा यहाँ पर दिखाई दिया होगा न्यूज़ में। सो मनरेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऑल्दो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है यहाँ पर तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं 16 फाइनेंस कमीशन की। इनके जो न्यू हेड है कौन है यहाँ पर, पैनागैरिया जी, ये आपके नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, 16th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन। बट इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो दोनों क्वेश्चन है आपके स्टैटिक्स हैं।
स्टेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं। हड़प्पन कल्चर में हमने सील्स देखे थे और टेराकोटा के कुछ आर्ट देखे थे। तो इस सील्स और टेराकोटा के आर्ट में ये कहा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन में एनिमल्स गिवन है और उन एनिमल्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा एनिमल यहाँ पर टेराकोटा और जो सील्स थे, जो आपका हड़प्पन आर्ट था, हड़प्पन कल्चर था, उसमें डिपिक्टेड नहीं थे। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, कैमल, राइनोसॉर्स, टाइगर एंड एलिफेंट। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब आप ये बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब देखिए नया दिन है, नया साल है, अब आप सभी को यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है, अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल, एटलीस्ट आपको कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोकन एडिक्ट्स हैव बीन रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे अशोका के जो एडिक्ट्स थे वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, ये आपको बताना है। आपके पास चार यहाँ पर लैंग्वेजेस के नेम दिए गए हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक, ग्रीक, खारास्तोस्ती एंड एरामिनिक। तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो अशोकन एडिक्ट्स है वो कितनी लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिखे गए थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल 4। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आप लोगों को पता है जैसे कि हम एट द एंड ऑफ द वीडियो दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ मूव करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, 16 फाइनेंस कमीशन की। और फाइनेंस कमीशन की इनके न्यू हेड कौन है, आपके पेनगेरिया जी। ओके, ये कौन है, आपके नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट थे। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइनेंस कमीशन की। व्हाट इज दिस फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन यहाँ पर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 ईयर्स में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के अंदर आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हर 5 साल में आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर जो सेंटर स्टेट के फाइनेंस रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया है और उसी के चलते आपका क्या आता है, फाइनेंस कमीशन आता है। पहला आपका जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1951 अंडर द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। यहाँ पर 1951 का आपका फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट होता है 1951, उसके अंडर हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, ये हुआ। अब इसमें क्या होता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन में आपके कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें मेनली आपके 1 कमिश्नर होते हैं और दूसरे यहाँ पर 1 चेयरपर्सन होते हैं, है ना, 1 चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ 4 अदर मेंबर्स होते हैं, मिलाकर टोटल आपके 5 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में। रोल क्या होता है इनका, रोल सबसे बड़ा ये होता है कि देखिए आपका टैक्स यहाँ पर जनरेट होता है, जीएसटी के थ्रू यहाँ पर जनरेट होता है टैक्स, और भी हम जो भी टैक्स होते हैं। तो ये जो फाइनेंस है, तो उस फाइनेंस को जो पैसा है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करना है, आपको एलोकेट करना है। उसे क्या करना है, एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, आपका सेंटर से हमने क्या किया, टैक्स को मतलब जो भी आपका पैसा है वो स्टेट को दिया। कितना जाता है वो अभी हमारा 41%। फॉर एग्जाम्पल सेंटर के पास यहाँ पर 100% है और उस 100% में से सेंटर ने क्या किया, 41% स्टेट्स को दिया। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर वर्टिकल, आपकी जो वर्टिकल लाइन चल रही, तो मतलब सेंटर से पैसा कहाँ पर आया, स्टेट के पास आया। तो ये आपका एक क्या हो गया, वर्टिकल रोल हो गया। अब यहाँ पर एक तो स्टेट है नहीं, आपके बहुत सारे स्टेट्स हैं। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंडिया में एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स और यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है और आप लोगों को आई होप ये सारी चीजें पता होंगी। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की। अभी जो 41% यहाँ पर हमारे पास एलोकेट किए गए हैं, अब इसको हमें स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक स्टेट एक जैसा नहीं है, कुछ स्टेट्स यहाँ पर छोटे हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर बड़े हैं। तो ये जो एलोकेशन यहाँ पर 41% का किया गया है, तो उसको हम कैसे यहाँ पर स्टेट्स के बीच में एलोकेट करें, तो ये कैसे होता है, आपका हॉरिजेंटली होता है। तो यहाँ पर आपके 2 रोल आ जाते हैं, एक होता है आपका वर्टिकल रोल फाइनेंस कमीशन का और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें पहले हमने ये देखा कि सेंटर से स्टेट को कितना एलोकेट हो रहा है और वो जो स्टेट को हमने एलोकेट किया है तो उसमें से स्टेट्स को स्टेट वाइज हम कितना एलोकेट कर रहे हैं कि 1% किसको जाएगा, 2% कितना जाएगा। तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, फॉर्मूला होता है, उसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उस बेसिस पर यहाँ पर एलोकेशन किया जाता है। तो हम देखिए रोल की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स टू स्टेट्स, यहाँ पर जितने भी सेंट्रल ग्रांट्स होते हैं स्टेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइनेंस ऑफ
ऑफ द स्टेट और टू सप्लीमेंट्स एंड द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पर फिर देखिए आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके अंडर स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर आर्टिकल। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल के अंदर आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर आता है। ओके, और कोई भी जो मैटर होता है अगर सेंटर्स को रेफर करती है स्टेट फाइनेंस कमीशन को, तो इनका यहाँ पर किया जाता है। टेन्योर की बात करते हैं, तो टेन्योर में अगर जो मेंबर की बात करते हैं तो इनका जो ड्यूरेशन होता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहें, और जो मेंबर्स होते हैं उनको आप एलिजिबल होते हैं उन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, सो पार्लियामेंट हैज been authorized by the constitution to determine the qualifications of the member and the मैनर इन विच दे आर टू बी अपॉइंटेड। तो ये जो पावर है क्वालिफिकेशन की कि कौन सा पर्सन यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का मेंबर होगा, कौन नहीं होगा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की कैसी प्रोसेस होगी, तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ऑथोराइज किया है, आपका पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है कि पूरा काम आपको किसको देखना है, आपका पार्लियामेंट को देखना है। सो बेस्ड ऑन दीज पावर पार्लियामेंट हैज गिवन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग द मेंबर। तो इसी पावर के बेस पर पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि हमें कैसे मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहिए। सो हाई कोर्ट जज यहाँ पर अगर वो क्वालिफाइड है तो वो बन सकते हैं। इंडिविजुअल हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, फाइनेंस है, अगर उसका अच्छा नॉलेज है किसी भी पर्सन के पास, तो ही कैन बी अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ओके, अ पर्सन हु हैज अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स का जो बहुत अच्छा नॉलेज है, या फिर से फाइनेंशियल मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स में बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस को पजेस करके रखता है। सो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है आपका, आप मेंबर बन सकते हैं। हम लिस्ट देख लेते हैं कि अब तक यहाँ पर इंडिया में कितने फाइनेंस कमीशन रहे। तो अब तक अभी हमारा 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ड्यू टू कोविड इसे यहाँ पर क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। अब हमारा 16 फाइनेंस कमीशन यहाँ पर क्या होगा, आपका एलोकेट होगा। सो फर्स्ट आपका 1951 में था। आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन और सारी चीजें इस चार्ट में दी गई हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब देखिए हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि किस बेसिस पर यहाँ पर आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, वहाँ पे एलोकेशन किया जाता है रिसोर्सेज का। तो देखिए इनकम डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे 50%, 45% और 45%। एरिया वाइज मतलब कि एरिया की वाइज में देखते हैं कि एरिया की वाइज में मतलब आपका एरिया कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 बार 15 फाइनेंस कमीशन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है इसको एक्सटेंशन मिला है, ये आपका 2026 तक अभी चलेगा। उसके बाद आपका नया मतलब 16 फाइनेंस कमीशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब देखिए पॉपुलेशन की बात करते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन में यहाँ पर 1971 की जो पॉपुलेशन थी उसका मतलब लिया गया था कि उस बेसिस पर यहाँ पर एलोकेशन किया जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर 2011 का क्राइटेरिया लिया गया था 15 फाइनेंस कमीशन में 15% और 15.0% मतलब 15%। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, इस ये जो पॉपुलेशन वाली जो इशू थी, क्योंकि देखिए जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर जो आपका एलोकेशन होगा फाइनेंस का वो ज्यादा होगा। इट इज ऑब्वियस ना, आपको ये ऑब्वियस है कि जहां पर घर में ज्यादा लोग हैं तो वहां पर पैसों की ज्यादा जरूरत होगी। अगर घर में कम लोग हैं तो वहां पर उस घर में पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो इसी के चलते देखिए जो आपकी सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्शन उठाया था। ठीक है, ये हो जाता। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में यहाँ पर दिया गया। फिर फॉरेस्ट कवर में यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन में इंक्लूड नहीं किया गया था। फॉरेस्ट एंड जो इकोलॉजी है इसको एक साथ करके जो 10% है वो यहाँ पर एलोकेशन किया गया था। फिर टैक्स का 2.5%। इस तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया आपका डिवोल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको किस पर मेनली यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो रिचर स्टेट्स यहाँ पर रिचर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो पुअर स्टेट्स हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंस का, इसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। सर्च चार्जेस और जो हमारे सेसेस सर्च चार्जेस हैं इसको रिस्ट्रेन करने की भी हमें जरूरत है। जो ये फ्री वीज का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ही ज्यादा हमारा उसमें चल रहा है, तो इसमें हमें थोड़ा सा जो पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस पर फोकस करना होगा। ये हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के लिए कुछ एरियाज है जहां पर ये कहा जा रहा है कि कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होगा और आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों आर्टिकल तीनों चारों की बात करें तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम फिर भी इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, रीडिंग द टी लीव्स फॉर 2024। अब देखिए हम 2023 की बात करते हैं। 2023 में उन्होंने ये बताया कि अगर हम लास्ट के मतलब प्रीवियस के जो ईयर्स रहे वहां पर देखते हैं तो हमने क्या क्या देखा। हमने कोविड-19 पेंडेमिक देखा,
है ना, कोविड-19 पेंडेमिक देखा और इससे हम अभी रिकवरी में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक के कारण क्या होता है, आपका ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। हम ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बहुत ही शार्प तरीके से यहाँ पर आपको शार्प क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण हमने ये देखा कि जो आपके ऑयल के प्राइसेस हैं, इतना ज़्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। इससे क्या हो रहा है, जो रशिया के रिलेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वो डेट्रॉइट हो रहे हैं, और जो अदर कंट्री जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, इन कंट्रीज़ के साथ उनके जो रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल यहाँ पर जो रिलेशन है वो धीरे धीरे इधर की उधर आपके जा रहे हैं। उसके बाद आपने नया यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट कौन सा निकल कर आया, आपका इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो ये हमने 2023 में ये सारी चीज़ें देखी। अब ये सारी सिनेरियो को आप कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ चुके हैं कहाँ, 2024 में। कोविड-19 पेंडेमिक, ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुआ, इससे तो हम ऑल्दो रिकवरी कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, देखिए यहाँ पे जो नेटो है, हम नेटो की बात करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में पूरा यहीं पर ये दिया गया है कि जो कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है अभी, देखिए एक और कन्फ्लिक्ट को इसमें ऐड करना, सॉरी मैं भूल गई। अभी जो स्टार्टिंग में जो हमारे मर्चेंट शिप थे, हाउथी जो मिलितिया थे, यमन बेस्ड एक यहाँ पर एक ग्रुप है। यमन जो है आपका, अगर आप देखेंगे मैप या अफ्रीका का इधर, तो ये आपका इधर रेड सी आता है, और ये यमन एक कंट्री है। यहाँ पर एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप आप ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ईरानी सपोर्ट आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो हाउथी है वो कौन है, आपके शिया डोमिनेटेड, मतलब ये मेनली शिया है। ईरान भी क्या आपकी एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो उन्होंने कहा कि ईरानियन सपोर्ट से प्रोबेबली, यहाँ पर कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है, तो प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि हाउथी जो मिलितिया है उन्होंने ईरानियन सपोर्ट से उन्होंने क्या किया, रेड सी में जितने भी शिप्स हैं उन पर यहाँ पे अटैक किया। पहले जो इंडियन यहाँ पे शिप्स हैं उन पर किया, और उसके बाद यूएस के भी जो यहाँ पे शिप्स हैं उन पर भी अटैक किया है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, ये आपका इशू कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो अब देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर हम 2024 की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी कन्फ्लिक्ट में है। नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो दे नो कि यहाँ पर यूक्रेन यहाँ पर जीतने नहीं वाला है, बट स्टिल फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर इस साल फिर से, मतलब आपका अगर जीत जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फिर से वो नेक्स्ट टर्म में आते हैं, तो ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन का, वो कन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है वो कंटिन्यू आपका रहेगा। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी आपका यहाँ पर, जब तक हम यहाँ पर कार्बन को जो एमिशन है और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम नहीं करते हैं, तो ये आपका एमिशन मतलब क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा ही। साथ साथ इसराइल हमास की बात करते हैं, तो इसराइल ने भी ये कह दिया है कि इसराइल के जो यहाँ पर टारगेट्स है, जब तक वो उसको अचीव नहीं कर लेगा, उसके जो गोल्स हैं, लाइक जब तक जितने भी इजरायली होस्टेजेस हैं उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक वो हमास को पूरा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं कर देता, खत्म नहीं कर सकता है, जब तक वो गाजा में अपना जो डिटरेंस, इफेक्टिव डिटरेंस को यहाँ पर इंश्योर नहीं कर लेता है, एक थ्रेट जो है इजराइल के ऊपर इम्पोज है गाजा हमास का, तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती, इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें यहाँ पर पता है। उसके बाद आप देखेंगे हम किसकी बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। ओके, इंडो पैसिफिक रीजन में पॉसिबली आपका ये पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि आपके वेरियस ग्रुप बन रहे हैं, क्वाड बन रहा है, I2U2 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो ताइवान, नॉर्थ कोरिया और साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका पॉसिबल कन्फ्लिक्ट पॉइंट है। उसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर का जो कन्फ्लिक्ट आपका चल ही रहा है, और यहाँ पर जो चाइना और फिलीपींस के बीच में जो अभी कन्फ्लिक्ट है ना, शार्प यहाँ पर हमें कन्फ्लिक्ट जो फाइट एक तरीके से देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मलक्का स्ट्रेट है, आप लोगों को मलक्का स्ट्रेट पता है, ये मलेशिया इस साइड आ जाता है, फिलीपींस यहाँ पर आ जाता है। तो अगर फिलीपींस पर कंट्रोल हो गया चाइना का, तो मलक्का स्ट्रेट पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। और मलक्का स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को यहाँ पर पता है फॉर आवर ट्रेड। तो ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरीके से अब धीरे धीरे आपने ये देखा होगा, जो यूएस और इंडिया के रिलेशन है, यूएस और इंडिया एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे वेरियस जैसे क्वाड है, I2U2 है, इन सब में हमने यहाँ पर देखा, इवन G20 की हमें जो लीडरशिप थी उसमें भी हमने बहुत अच्छे जो रिलेशन है, हम अच्छे रिलेशन को विटनेस कर रहे हैं। और इंडिया यूएस के अगर रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर जैसे जैसे ये पास आएंगे उसी तरीके से चाइना है हमसे दूर होता जाएगा, है ना, क्योंकि चाइना क्या है, यूएस को क्या करना है, चाइना को काउंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, जो हमारे यूएस इंडिया के जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, लाइक ICET,
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ हमारे नोटेबल हमने यहाँ पर देखे। कुछ हमें रिलेशन में चीज़ें भी दिखाई, जैसे कि खालिस्तानी जो इशू आ गया, अब का जो नजर सागा वाला जो इशू था, है ना, कनाडा वाला जो इशू है, ये थोड़ा सा हमें इशू भी देखने को मिलता है। और भी चैलेंज है। अब देखिए यहाँ पर 2024 में एक कंटिन्यू जो हमारा चैलेंज रहेगा वो क्या रहेगा, चाइना रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया बॉर्डर का, जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओके, उसके साथ हमें ये देखना होगा कि इंडियन डिप्लोमेसी कितनी यहाँ पे ग्रैपल है, जिसके कारण जो हमारे ओल्ड और जो भी हमारे नोबल इश्यूज हैं, उस क्लाइमेट चेंज से लेकर जो भी हमारे नेगोशिएशंस हैं, एग्रीमेंट है, इस पर हम कितनी एक्सपर्टीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करते हुए हम हमारे नेशन का यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। मल्टीलैटरल ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे कि G20, ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है जो हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं सीरियस अटेंशन की नेशनल सिक्योरिटी की। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं हमने अचीव की हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें अभी अचीव करनी बाकी हैं। तो फर्दर हम देखते हैं कि हमारा 2024 यहाँ पर कैसा होगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल, फ्लड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दैट नीड रिव्यू। अब ये कौन है, आप पहले इनका चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लड्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि चेन्नई में आपका क्या हुआ था, साइक्लोन के कारण यहाँ पे फ्लड आता है। फ्लड आता है, उससे क्या होता है, जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं आपके, वो यहाँ पे टूट जाते हैं। तो इसी के चलते कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पर टूट जाते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा इस आर्टिकल में ये कहा कि ठीक है, एक तरीके से अच्छा भी है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करके रखते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई होता, तो ये जो फ्लड के कारण क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी फैल सकती है पानी में और इससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो ये सारी चीज़ जो केबल सप्लाई है फ्लड के कारण, उन्होंने अच्छी बात की। देखिए, इस आर्टिकल में इतना कुछ भी आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है, फ्लड क्यों आता है, जो अर्बन फ्लडिंग है आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, हम इसको कैसे यहाँ पर रोक सकते हैं, इसके जो क्या क्या मेजर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अर्बन फ्लडिंग को हम रोक सकें, आपको इसमें मेनली फोकस करना होगा। तो पहला क्या है, जैसे कि आपके जो डिजास्टर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम साइक्लोन की बात करते हैं, तो साइक्लोन आपका आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर आ सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, हमें यहाँ पे वार्निंग मिल चुकी है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। पहले से आपकी प्रिपेयर्डनेस होगी, तो हम यहाँ पर जो जान मान की इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग क्यों बन रही है, इसके कॉजेज क्या हैं, है ना, कि थोड़ी सी भी बारिश होती है, आपका थोड़ा सा भी रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, तो यहाँ पर तुरंत आप बाढ़ जैसे सिचुएशन बन जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आपका जो आपका कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं, सारी चीज़ों में कंक्रीटाइजेशन, यहाँ के रोड आपकी, तो कहीं पर वो वाटर वो जाए तो जाए कहाँ, किसी नाले में जाएगा, किसी ड्रेन में जाएगा, तो वहाँ कितना पानी वो उसको कर सकता है ना। तो जो स्पॉन्जी वाली चीज़ें थी, जहाँ पर पानी मिट्टी में सोखता था, वो चीज़ें तो हमने पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दी हैं। तो ये एक मेन रीज़न आ जाता है। उसके बाद हम टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है आपका, उसके साथ साथ आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण हमें फ्रिक्वेंट इस तरीके के चेंजेस यहाँ पर फेस करने होंगे। सो आइडियल सॉल्यूशन किस में बात की जा रही है कि इसमें हमें थोड़ा सा एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सेंटर और स्टेट की भी, क्योंकि देखिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में अगर फ्लड आता है, तो वो सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वहाँ पर क्या करें, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो ये हमें एक लेटेस्ट एक्सक्लूसिवली यहाँ पर एक केस की ज़रूरत है, इसमें एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट क्या एक आइडियल सॉल्यूशन के साथ आए, जिसके कारण जो ये जो हमारे साइक्लोन्स हैं और जो भी डिजास्टर्स आते हैं, है ना, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ जो है इम्पैक्ट होती है, तो उसको हम क्या कर सके, सेव कर सके। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज पेंडेंसी डाउन बट पिटिशनर्स डिसअपॉइंटेड इन मैनी केसेस। अब हम यहाँ पे 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में ये कहा जा रहा है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात करते हैं, तो हमारे जो भी केसेस थे, टोटल यहाँ पे 36 यहाँ पे केसेस थे, वो रिड्यूस होकर 19 हो चुके हैं आज के टाइम पर। तो मतलब हमने बहुत सारे केसेस की यहाँ पर आपने देखी थी, जो 5 जजेस बेंच की यहाँ पे जो पिटिशनर, उनके सामने पिटिशंस फाइल की गई थी, तो पेंडेंसी तो डाउन हुई है, बट पिटिशनर्स यहाँ पर डिसअपॉइंट है। कैसे यहाँ पर डिसअपॉइंट है, पहला आप देखेंगे जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है,
और जम्मू कश्मीर का यहाँ पे बाइफर्केशन हुआ है यूनियन टेरिटरी का, तो इसके कारण यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं वो यहाँ पर खुश नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है, अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा जो LGBT 17 अक्टूबर को जो यहाँ पर केस आता है जो LGBTQ कम्युनिटी के लिए, तो इसमें बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हमें फेस करना पड़ा है। जो जेंडर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जो हम जेंडर न्यूट्रल यहाँ पर नहीं बना पाए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट एक्ट है 2023 ये पास हुआ है, तो इसमें भी थोड़े से जो अपोजिशन के MPs हैं वो इस चीज़ से यहाँ पर खुश नहीं है। तो मतलब हमने ये देखा कि हमने बहुत सारे केसेस तो रिजॉल्व हुए हैं, उनकी सुनवाई हुई है, बट जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी वो केसेस से यहाँ पर खुश नहीं है, दे आर डिसअपॉइंटेड। तो ये आर्टिकल में डिस्कस किए गए। नेक्स्ट हमने बात की थी कि US शूट्स हाउथी रेबल्स आफ्टर लेटेस्ट अटैक ऑन कंटेनर शिप इन रेड सी। रेड सी में US के कुछ शिप्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसके ऊपर हाउथी रेबल्स ने क्या किया था, अटैक किया था। तो US ने क्या कर दिया है, जो हाउथी रेबल्स थे उनको शूट कर दिया। बस ये इसमें इतना है। अब इसमें आपको क्या देखना है, रेड सी। रेड सी कहाँ है, ये रहा आपका रेड सी। ओके, सो ये आपका बाब एल मनाब आ जाता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ये आपका अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ है, ये आपका सूज कनाल है। यहाँ से हम मूव करते हैं मेडिटेरियन सी। ये आप यहाँ पर इधर आगे आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये अरेबियन सी आपका आ जाता है। हम यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन से जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसी ये आपका येमन है, इसी येमन में आपके क्या है, हाउथी बेस्ड यहाँ पर मिलिट्री है। ये क्या करती है, यहाँ से कोई भी अगर शिप जो निकल रही है उसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे पता है कि ये क्या आपका सूज कनाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सूज कनाल। तो ये एक ट्रेड का रूट है, रेड सी से होते हुए यहाँ पर जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, सूज कनाल, यहाँ पे फिर मेडिटेरियन सी आ जाता है, यहाँ पे MN है। आपको ये याद रखना है कि रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेड सी के साथ यहाँ पे कितनी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है और उनके नाम भी लिखकर बताएंगे। तो आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है, रेड सी के साथ कितने कंट्रीज के यहाँ पे बॉर्डर लगते हैं आपको ये बताना है। यहाँ पर इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं ये आपको बताना है। और एक और कौन सा क्वेश्चन था आपको बताना था जो जो भी आप लोग यहाँ पर बताइएगा। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कैमल। कैमल वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका, कैमल। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे, काउ, कैमल, हॉर्स, लायन वर नॉट डिपिक्टेड ऑन सील्स, आपको ये याद रखना है। और यूनिकॉर्न बुल्स वाज द एनिमल मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील। यहाँ पे आपका जो बुल है यूनिकॉर्न, वो सिर्फ एक ऐसा आपको कॉमन एनिमल मिलेगा जो ज़्यादातर सील्स में हमें डिपिक्शन उसका मिलता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, अशोकन एडिक्ट्स हैव बीन रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, ओनली 3। कौन कौन सी 3 हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन कंप्राइज ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक्स एडिक्ट एंड पिलर। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी आपकी, ग्रीक, अरमैनिक एंड प्राकृतिक। तो यहाँ पर ब्राह्मणी, खारस्तोस्ती वर्ब यूज। तो इसमें जो आपकी सेकंड वाली है, सॉरी थर्ड वाली, ये यहाँ पर नहीं थी, मेनली यहाँ पर 1 2 3 इनके इंस्क्रिप्शन में मेनली 3 यहाँ पर थी, तो ओनली 3 इज योर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।